26 जनवरी, ये तारीख आते ही ना एक एक अलग ही फीलिंग आती है। परेड, झांकियां, टीवी पर वो देशभक्ति वाली फिल्में। लेकिन अगर हम उस माहौल से एक कदम पीछे हटें और सोचें, तो ये तारीख एक बहुत बड़े, मतलब लगभग नामुमकिन लगने वाले काम की सालगिरह है। नामुमकिन है, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। सोचिए 1947 में हमें आजादी तो मिल गई, पर साथ में मिला क्या? बंटवारे का जख्म, करोड़ों बेघर लोग, 500 से ज्यादा वो रियासतें थीं जो तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या है, और गरीबी, अशिक्षा तो थी ही। ऐसे बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़कर चलाने के लिए एक रूल बुक बनाना, ये काम वाकई नामुमकिन लगता था। और आज हमारी ये गहरी पड़ताल उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें भारत के संविधान के बनने की उस प्रक्रिया के अंदर ले जाते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज जो आज हमारी हर बहस, हर अधिकार, हर चुनाव का आधार है, वो असल में किन हालात में, किन चुनौतियों के बीच और किस सोच के साथ तैयार हुआ था। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इसे बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, वो तो एक फैक्ट है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन लगभग 3 सालों के हर दिन में दांव पर क्या लगा था, कैसे करोड़ों उम्मीदों को और हजारों मतभेदों को एक किताब में समेटा गया। तो चलिए शुरू करते हैं उस कमरे से जहां ये सब हो रहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। आजादी से कुछ महीने पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। लगभग 299 सदस्य। ये कौन लोग थे? यही तो सबसे कमाल की बात है। ये कोई एक जैसी सोच वाले लोग नहीं थे। इस सभा में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, मतलब बंटवारे से पहले। रियासतों के प्रतिनिधि थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आए लोग भी थे। कोई समाजवादी सोच का था, तो कोई पूंजीवाद का समर्थक। सरदार पटेल जैसे नेता थे जो एक मजबूत केंद्र चाहते थे, तो कई ऐसे भी थे जो राज्यों को ज्यादा ताकत देने की वकालत कर रहे थे। वो कमरा भविष्य के भारत का एक छोटा मॉडल था। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी राय, और इन सबके ऊपर जिम्मेदारी थी देश का भविष्य लिखने की। और अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पता है, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि ये सब आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल, ये दूरदर्शिता थी। मतलब आजादी की तैयारी सिर्फ सड़कों पर नहीं चल रही थी, उस कमरे में भी चल रही थी। सही बात है। हमारे नेता जानते थे कि 15 अगस्त को सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा, असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होगी। अगर हमारे पास देश चलाने का कोई नक्शा ही नहीं होगा, तो वो आजादी, वो अराजकता में बदल सकती थी। इसलिए ये तैयारी पहले से की गई। ये एक प्रोएक्टिव कदम था, रिएक्टिव नहीं। अब इस पूरे प्रोसेस को एक शक्ल देने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, यानी प्रारूप समिति। और इस कमेटी का जिक्र आते ही एक ही नाम जहन में सबसे पहले आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके चेयरमैन। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और ये कोई सिर्फ उपाधि नहीं है, ये उनके काम का बिल्कुल सटीक वर्णन है। पर यहाँ एक आम धारणा है जिससे साफ करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि हमारा संविधान बस दुनिया के दूसरे संविधानों से अच्छी अच्छी बातें लेकर बनाया गया एक कट कॉपी पेस्ट दस्तावेज है। हाँ, ये आलोचना मैंने भी कई बार सुनी है कि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ले ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, आयरलैंड से कुछ और, तो इसमें हमारा अपना क्या है? क्या ये एक जायज सवाल है? सवाल जायज है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान सभा में इस आलोचना का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी संविधान के जो सिद्धांत होते हैं वो किसी का कॉपीराइट नहीं होते। जरूरी ये नहीं है कि विचार कहाँ से आया, जरूरी ये है कि वो आपकी जमीन पर कैसे लागू होता है। उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा संविधानों को पढ़ा था, लेकिन उन्होंने किसी की नकल नहीं की। उन्होंने उन विचारों को भारत की मिट्टी के हिसाब से ढाला। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब समझने में थोड़ी आसानी होगी। बिल्कुल। सबसे अच्छा उदाहरण है समानता का अधिकार। ये विचार अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से आया, लेकिन भारत में समानता का मतलब सिर्फ पुरुषों महिलाओं की बराबरी या अमीर गरीब की बराबरी नहीं था। भारत में हजारों साल पुरानी जाति प्रथा की समस्या थी, छुआछूत की लानत थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 बनाया, अस्पृश्यता का अंत। ये दुनिया के किसी और संविधान में आपको नहीं मिलेगा। ये भारत की अपनी कड़वी सच्चाई का संवैधानिक इलाज था। तो विचार बाहर का हो सकता है, पर उसका इलाज वो पूरी तरह से भारतीय था। वाह, मतलब ये सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, ये एक सामाजिक क्रांति की नींव रख रहे थे। बिल्कुल।
वो इसे सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे, एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाली पीढ़ियों को बताए कि हमें कैसा समाज बनाना है। यही डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है। वो सिर्फ कानून के ज्ञाता नहीं थे, वो समाज की नब्ज पहचानते थे। और इस सोच को हकीकत में बदलने में जो वक्त और मेहनत लगी, उसके आंकड़े वो तो कमाल के हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन, और जो ड्राफ्ट बना उस पर 114 दिनों तक बहस चली। 114 दिन। आज तो संसद में एक बिल पर कुछ घंटों की बहस भी बड़ी बात लगती है। हाँ, और ये बहसें कोई चाय पर चर्चा नहीं थी। बहुत तीखी, बहुत भावुक और कभी-कभी तो बहुत कड़वी बहसें होती थीं। हर शब्द पर, हर कॉमा पर सवाल उठाए जाते थे। इन्हीं बहसों ने संविधान को वो मजबूती दी है जो आज तक कायम है। तो वो कौन से मुद्दे थे जिन पर सबसे ज्यादा वक्त लगा? कौन सी वो बहसें थीं जिन्होंने संविधान सभा को महीनों तक उलझाए रखा? कई मुद्दे थे, लेकिन 3-4 बड़े सवाल थे। पहला और शायद सबसे विस्फोटक सवाल था भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। एक बड़ा तबका चाहता था कि हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। आरवी धुलेकर जैसे सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे हिंदी नहीं आती उसे भारत में रहने का हक नहीं। अरे बाप रे, इस पर तो हंगामा हो गया होगा। जबरदस्त हंगामा। दक्षिण भारत के सदस्य जैसे टीटी कृष्णामाचारी वो खड़े हो गए और उन्होंने साफ कहा कि ये भाषा का साम्राज्यवाद है और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण भारत अलग होने की सोचने लगेगा। महीनों तक ये बहस चली। आखिरकार मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत एक बीच का रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राष्ट्रभाषा नहीं। और अगले 15 सालों तक अंग्रेजी का भी इस्तेमाल जारी रहेगा। ये एक समझौता था जिसने देश को टूटने से बचाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज हम जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में देखते हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। और दूसरा बड़ा मुद्दा क्या था? दूसरा बड़ा मुद्दा था नागरिकों के अधिकार। सबको मौलिक अधिकार तो देने थे, लेकिन उनकी सीमा क्या होगी? जैसे बोलने की आजादी का अधिकार, क्या ये असीमित हो सकता है? क्या कोई भी कुछ भी बोल सकता है? इस पर बहुत बहस हुई। आखिर में तय हुआ कि अधिकार मिलेंगे, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी वाजिब पाबंदियों के साथ। देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता, इन आधारों पर सरकार इन अधिकारों को सीमित कर सकती है। यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम था। और शायद तीसरा बड़ा सवाल धर्म को लेकर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कि एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश का मतलब क्या होगा? क्या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा या सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी? कुछ सदस्य चाहते थे कि संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम पर हो, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। आखिरकार ये तय हुआ कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो हर नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही भारतीय सेक्युलरिज्म की नींव है, जो पश्चिमी सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है, जहां धर्म और सरकार के बीच एक सख्त दीवार होती है। इन बहसों से ये समझ आ रहा है कि संविधान बनाना किसी गणित के फॉर्मूले जैसा नहीं था, बल्कि ये अलग अलग विचारों के बीच एक संतुलन खोजने की कला थी। बिल्कुल सही कहा। ये एक विशालकाय पहेली को सुलझाने जैसा था, जहां हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रखना था ताकि पूरी तस्वीर बन सके। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। जब ये तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसका बड़ा होना इसकी कमजोरी नहीं, इसकी ताकत है। ये दिखाता है कि भारत की विविधता कितनी गहरी है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हर पहलू को जगह देने की कितनी ईमानदार कोशिश की। ठीक है, तो लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। उस पर दस्तखत हो गए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, जब सब कुछ नवंबर में तैयार हो गया था, तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक मतलब 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? ये सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1930 में 26 जनवरी 1930 का दिन था, लाहौर में रावी नदी के किनारे। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अच्छा, तो ये वो दिन था जब पहली बार खुलकर पूरी आजादी की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की नहीं। एकदम सही। उस दिन ये ऐलान किया गया था कि अब हमारा लक्ष्य अंग्रेजों के अधीन रहना नहीं बल्कि पूरी तरह से आजाद होना है। वो दिन आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया था। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाते थे।
तो जब हमारा अपना संविधान तैयार हुआ तो नेताओं ने सोचा कि इसे लागू करने के लिए उस ऐतिहासिक दिन से बेहतर और क्या हो सकता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब उन्होंने संविधान को लागू करने के दिन को आजादी के उस पहले सपने से जोड़ दिया। जी हाँ, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था। ये कहने का तरीका था कि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम असली में पूर्ण स्वराज हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी ब्रिटिश कानून से नहीं बल्कि अपने बनाए हुए संविधान से चलेंगे। हम एक रिपब्लिक यानी गणराज्य बन रहे थे, जिसका मुखिया कोई राजा या रानी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। इसने 26 जनवरी को सिर्फ एक कानूनी दिन से उठाकर एक भावनात्मक और ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं इस दस्तावेज के दिल की। इतनी बहस, इतनी मेहनत, इसका निचोड़ क्या है? ये किताब भारत के आम नागरिक को आखिर देती क्या है? अगर सरल शब्दों में कहें तो ये किताब हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी हैसियत बताती है। स्रोत के हिसाब से देखें तो सबसे पहले यह हमें मौलिक अधिकार देती है, यानी सरकार की ताकत पर लगाम। सरकार आपकी बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी यूं ही नहीं छीन सकती। ये आपकी शील्ड है। और अधिकारों के अलावा? अधिकारों के अलावा ये न्याय का वादा करती है। कहती है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम किसान। ये स्वतंत्रता और समानता का वादा करती है। और बंधुत्व यानी भाईचारे की बात करती है। ये कहती है कि हम सब अलग अलग पहचानों के बावजूद पहले भारतीय हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये हमें लोकतंत्र की ताकत देती है, यानी हम भारत के लोग ही इस देश के असली मालिक हैं। सरकार हमारी नौकर है, हम सरकार के नौकर नहीं। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी। हमारे स्रोत में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो हमें हमारे कर्तव्य भी याद दिलाता है। ये एक बहुत ही जरूरी संतुलन है। संविधान कहता है कि आपको अधिकार तो हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। देश की एकता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। ये एक दो तरफा रिश्ता है। आप देश से कुछ लेते हैं तो देश को कुछ देते भी हैं। इसी संतुलन पर एक स्वस्थ लोकतंत्र चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे बंटवारे और अनिश्चितता के माहौल में 299 लोगों ने एक साथ बैठकर देश का भविष्य लिखने का बीड़ा उठाया। हमने डॉक्टर अंबेडकर की उस गहरी सोच को समझा, जहां उन्होंने बाहरी विचारों को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। जी, हमने उन तीखी बहसों की एक झलक देखी, चाहे वो भाषा का सवाल हो या अधिकारों की सीमा का, जिन्होंने हमारे संविधान को और मजबूत बनाया। और फिर हमने जाना कि कैसे 26 जनवरी की तारीख को चुनकर हमारे नेताओं ने गणतंत्र के जन्म को आज़ादी के सबसे बड़े सपने पूर्ण स्वराज के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। वाकई ये सिर्फ एक दस्तावेज के बनने की कहानी नहीं है, ये बिखरे हुए टुकड़ों से एक राष्ट्र को गढ़ने की कहानी है। बिल्कुल। और 26 जनवरी हमें हर साल यही याद दिलाता है। ये सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये उस वादे को याद करने का दिन है जो हमने खुद से किया था। एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वादा। भारत की असली ताकत उसकी सेना या सरकार में नहीं, बल्कि इसी संविधान और इसके नागरिकों में है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। संविधान हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों सिखाता है। आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपने अधिकारों के लिए बहुत जागरूक हैं, क्या हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं? एक नागरिक के जीवन में इन दोनों के बीच सही संतुलन का क्या मतलब है?